जी हाँ दोस्तों, आखिर अब से थोड़ी देर के बाद में देश की राजनीति में वो कौन सी घटना घटने जा रही है जिसको लेकर 12 वर्षों में कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने कल्पना नहीं की होगी। आखिर 13 अगस्त संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन की सुबह सुबह ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर के राहुल गांधी के जयकारे उनकी पार्टी के भीतर लगे और जेनजी और राहुल की शक्ति मिलकर के अब देश भर में मोदी और शाह की सरकार के खिलाफ, उनकी राज्य सरकारों के खिलाफ में हल्ला बोल शुरू कर रही हैं। मगर दोस्तों, आज संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन ऐसा क्या होने जा रहा है जिसकी कल्पना तो कांग्रेस ने भी नहीं की थी, इंडिया गठबंधन ने भी नहीं की थी। मगर बीती रात जो खबरें छन छन कर आई कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की खेमे की मोदी की अर्जेंट मीटिंग में जो कुछ हुआ आज के लिए, संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन के लिए, उसमें बैड न्यूज किस तरीके से और किस अंदाज में उस खेमे के लिए आई है, विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें क्योंकि यह खबर कई मायनों में काफी अहम है। दोस्तों, संसद का मानसून सत्र का आज आखिरी दिन, हर किसी की निगाहें अमित शाह की तरफ फिर से एक बार लग गईं क्योंकि 12 अगस्त को अमित शाह ने जो उम्मीदें बधाई थी अपने एक बयान से कि मैं संसद में आने को तैयार हूं, विपक्ष ना वो थोड़ा हंगामा ना करे, मुझे आराम से आने दे, बैठने दे, जो मैं चाहूं बोलने दे। मगर फिर क्या हुआ था, नहीं आए थे और कांग्रेस पार्टी के नेता कहने लगे कि कायरों की जमात है, भले ही खुद को 56 इंची कहें लेकिन दरअसल ये 26 इंची चूहे जैसे हैं। दोस्तों, मैं आपको खबर पर आऊं उससे पहले विश्व गुरु के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। बीते 12 वर्षों से क्या कहा जा रहा था, हम तो विश्व गुरु बनने की कगार पर हैं, बस पहुंच गए, बन गए। बस आप न्यूज़ देखे होंगे कि वो यूक्रेन और रूस के बीच में पापा ने जंग रुकवा दी थी। दोस्तों, दरअसल एक अपडेट यह है कि मोदी सरकार को की एक और पोल खुली है जो कह रहे थे कि हम विश्व गुरु बनने के बस दरवाजे पर खड़े हैं। मगर आप जानकर चौंक जाएंगे कि मोदी राज में देश की अर्थव्यवस्था जिसको लेकर के वो टॉप पर जाने की बात कर रहे थे, नंबर 3 पर पहुंचने की बात कर रहे थे, मगर देश की अर्थव्यवस्था चौथे पायदान से खिसक करके छठे पायदान पर धड़ाम से गिरी है। और सरकार पर जब दबाव डाला गया तो खुद सरकार ने संसद के भीतर इसे कबूल कर लिया है। दोस्तों, खुद मोदी सरकार ने संसद को सूचित किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में चौथे स्थान से खिसक करके छठे स्थान पर पहुंच गई है। अब आप देखिए ना, कैसे ये सरकार आपको भ्रमित करते आ रही थी कि भारत सरकार ने 2024-25 तक देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन 2025-26 में भी जीडीपी 3.92 ट्रिलियन पर रहना यह दर्शाता है अर्थव्यवस्था अपनी लक्षित समय सीमा के आसपास भी नहीं पहुंची। कितना झूठ परोस हो गए। और मैं सबसे ज्यादा मुझे हैरानगी, नाराजगी अपनी बिरादरी के उन गटर गोदी गिद्धों और अधकचरे ज्ञान वाले पत्रकारों से होती है जो ऐसी गंवार सरकार का एजेंडा चलाते चलाते देश को भ्रमित करते हैं। अब दोस्तों, हुआ क्या कि इन तमाम चीजों के बीच में आज मानसून सत्र के आखिरी दिन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी दरअसल एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहती थी क्योंकि बीजेपी को लगा कि शायद वो मुहावरा लाओ, थोड़ा सा उसको भी आजमा ले, अंत भला तो सब भला। मतलब मानसून सत्र के सारे दिन को आपने यूं ही काट दिया, तानाशाही में, थतरई में, गंवरपन में, जाहिलियत में, या जो कहें संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने में। क्या फर्क पड़ता, देश का जिनसी परेशान है, आवाज लगाता रहे। देश का विपक्ष जिसे जनता का प्रवक्ता, जनता की आवाज कहा जाता है, चिल्लाता रहे, चीखता रहे, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि ये तो यही लोग, यही अधकचरे ज्ञान वाले कहते हैं कि मोदी जी तो भगवान विष्णु के अवतार हैं, कोई कहता है कि मोदी जी तो साक्षात भगवान है, कोई कहता है मोदी जी के तो मंदिर बनना चाहिए। बना लो मंदिर, बजाओ घंटा उसमें बैठ करके। अब दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में सरकार ने, और कहा यह गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्ट्रेटेजिकल सिटिंग की, एक बैठक करके दरअसल एक बीच का रास्ता ताकि संसद का मानसून सत्र खत्म हो, जनता में जो गलत मैसेज गया है। क्योंकि अब संसद के बाद एक नई मुहिम शुरू हो रही है और वो नई मुहिम है दरअसल जेनजी का। जेनजी अब सभी जगहों पर इनको घेरने जा रहे हैं
तो हाई लेवल की एक बैठक, हाई लेवल की एक मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई, रात भर चली, मगर उसका नतीजा क्या निकला था कि शाह जाइए आप सदन के अंदर। भागवत भी इस मीटिंग में सुना, ऐसा जा रहा कि उनका भी फीडबैक आया, लेकिन कहा गया कि आप जाइए संसद के भीतर, जवाब दीजिए। लेकिन दोस्तों शाह ने हामी भी भरी, लेकिन कहा जा रहा है कि ये तो पलटू राम है, कल पलट गए थे, आज भी पलट जाएंगे। लेकिन दोस्तों शाह ने फिर अपनी अलग से स्ट्रैटेजिकल मीटिंग करी, एक रणनीति बनाई, क्या करने वाले हैं संसद के भीतर मानसून सत्र के खत्म होने से पहले, 5-6 बजे से पहले। देखना होगा, इंतजार करना होगा। और इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों सरकार के लिए एक मैसेजिंग शुरू हो चुकी है, सरकार के लिए जनता के बीच में एक नैरेटिव बनना शुरू हो चुका, क्योंकि अब देश का जेनजी सड़कों पर है फिर से। उधर अभिजीत दीपिके ने ऐलान किया कि हम जंतर मंतर पर फिर से आ रहे हैं। उधर जस्टिस मोर्चा की तरफ से उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े सूबे के लिए ऐलान कर दिया गया, वहां वो लोग सरकार को घेरने के लिए निकल चुके हैं। अब दोस्तों एक तरफ जहां पर सरकार को यह लगता है कि अब इन जेनजी को इकट्ठा ना होने दो, इसीलिए दिल्ली में अभिजीत दीपिके को मीटिंग तक नहीं करने दिया। और ऐसे में दोस्तों आक्रोशित होकर के, परेशान होकर के जेनजी ने ऐलान किया कि हम फिर से आ रहे हैं। और यही कारण है, इसे क्या महज इत्तेफाक मानेंगे कि उसी दिन उसी वक्त उत्तर प्रदेश में भी नया मोर्चा जस्टिस मोर्चा के नाम से खोल दिया गया, जिसमें अगले करीब 2 महीने तक सरकार का घेराव होगा। बड़ा दिलचस्प है कि योगी बाबा के गृह जनपद गोरखपुर से जिस तरीके से, जिस अंदाज में शुरुआत हो रही है, लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच जिस तरीके से इस जस्टिस मोर्चा के लोगों ने पहुंच करके उनको जागरूक किया, पर्चे बांटे। अब इसमें सिर्फ जेनजी के मुद्दे नहीं, युवाओं, शिक्षकों, अभिभावकों, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, परीक्षा से जुड़ी हुई जो भी स्थितियां हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के अब जेनजी जंतर मंतर के 36 दिन लंबे चले आंदोलन के बाद की कड़ी के तौर पर इसे देख रहा है कि जंतर मंतर पर जो 36 दिन तक आंदोलन चला, 40 दिन तक, उसकी अगली कड़ी है उत्तर प्रदेश में। अब दोस्तों बाकायदा इसके लिए टीमें बना दी गई, बाकायदा इसके लिए प्लानिंग के तहत सड़कों पर उतरने के लिए सब कुछ तय कर लिया गया। इस बीच में दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दूं कि 50 दिनों तक के लिए सभी 75 जिलों में अभियान चलने की बात कही जा रही है। 800 से अधिक कॉलेजेस, विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थान, नुक्कड़ सभाएं, छात्र संवाद, जनचर्चा कार्यक्रम, ये सब होंगे। क्योंकि खराब शिक्षा व्यवस्था, सरकारी संस्थानों में कमजोर सुविधाएं, बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियां, भर्ती में देरी, रोजगार के सीमित अवसर, इन तमाम चीजों के साथ साथ में सरकार के जो हठधर्मी है, विकास के मुद्दों से, युवाओं के मुद्दों से, महिलाओं के मुद्दों से निगाह हटा करके हिंदू मुस्लिम हर चीज में सरकार ने दोस्तों ऐसा माहौल बनवा दिया है। सरकार ने क्या, भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखिए ना कि बिना, ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दरअसल तनाव को बरकरार रखने के लिए हनुमान चालीसा भी बिना मस्जिद के सामने पढ़े इनका पूरा नहीं होता। इस किस्म की स्थितियां उत्पन्न करा दी हैं दोस्तों। अब जिस अंदाज में, जिस तरीके से मांगे रखी गई हैं, और ये मांगे बाबा जी के सामने, हर साल भर्ती परीक्षाओं का तय कैलेंडर जारी किया जाए, सभी प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर कराई जाएं, सरकारी विभाग के सभी स्वीकृत खाली पदों पर भर्ती हो, लंबित भर्ती प्रक्रियाएं पूरी की जाएं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वापस ली जाए। यही धर्मेंद्र प्रधान थे, उन्होंने वही बना करके गए थे। भर्ती परीक्षाओं में पूरा पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जो है खत्म कर उम्मीदवारों को विस्तृत स्कोर कार्ड दिया जाए, संविदा आउटसोर्स भर्ती व्यवस्था समाप्त हो, समान काम के लिए समान वेतन भी हो, निजी स्कूलों की फीस पर काबू हो, पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों और शिक्षकों पर दर्ज मुकदमे वापस हों, परीक्षा एजेंसियां यानी कि एनटीए को खत्म किया जाए, सभी विश्वविद्यालय का समान फेलोशिप दिया जाए। इन तमाम स्थितियों में दोस्तों, इन तमाम चीजों के साथ साथ में जेनजी न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि बिहार में, दक्षिण भारत में, हर जगह इस वक्त सरकार के खिलाफ में झंडा डंडा लिए हुए खड़ा है। तो फिर सरकार करेगी क्या? चलिए मान लिया आज का दिन किसी तरह सरकार काट लेगी और अमित शाह जवाब नहीं देने के, अमित शाह के
इस वक्त दोस्तों दो ही स्थितियां हैं। राहुल गांधी जो बात कहते हैं ना, बिल्कुल सटीक बात है कि या तो वो सक्षम नहीं है या तो वो दोषी हैं, और दोनों ही स्थितियों में उनका इस्तीफा होना ही चाहिए। मगर अभी तक इनको लगता था कि पूरा देश हमारी मुट्ठी में है, मीडिया मुट्ठी में, एजेंसियां मुट्ठी में, चुनाव आयोग मुट्ठी में, और कई सारे जजेस मुट्ठी में, जो मर्जी कर दो, कौन सवाल उठाएगा? जो सवाल उठाए उनके खिलाफ केसेस डाल दो, अरेस्ट करा दो। मगर ये दिन लग चुके हैं। इसीलिए दोस्तों इस दिन को आने में जिस तरीके से राहुल गांधी ने मेहनत की, जेनजी ने मेहनत की है, उनके जयकारे लग रहे हैं। दोस्तों मैं किसी बहुत वरिष्ठ पत्रकार के साथ में वार्ता कर रहा था जो करीब 4 दशकों से पत्रकारिता में। उन्होंने कहा इस देश के इतिहास में लिखा जाएगा सबसे बहादुर राजनेता अगर कोई हुआ तो राहुल गांधी है। आपको लगेगा मजाक, मगर दोस्तों इतनी मुश्किल भरी स्थिति किसी भी विपक्षी नेता के सामने किसी भी दौर में आजाद भारत में किसी को फेस नहीं करना पड़ा, यहां तक कि इंदिरा गांधी को भी नहीं। उस वक्त उनके सामने जो सत्ता पक्ष था वो सिर्फ अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए थे, सब भरभरा कर गिर गए थे। राहुल गांधी के साथ मोदी शाह जैसे गुजराती भाई हैं जिन्होंने सब कुछ अपने हिसाब से कर लिया। अब दोस्तों तय कीजिए आप देश के लिए होना क्या चाहिए और आप उसमें कंट्रीब्यूशन कितना करेंगे। अपनी आवाज उठाएं।